Good morning, friends. I'm today very happy to start aphorism 12. इसकी वजह ये है कि 11th aphorism तक एक इंसान जो मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट जो 11th aphorism तक पढ़ लेता है, 11th aphorism तक समझ लेता है, तो मेरे ख्याल से जो 11th aphorism तक की अंडरस्टैंडिंग है, वो अगर एक लेमैन के हिसाब से भी हो, तो भी चलेगा। मतलब 11th एफोरिज्म तक अगर हम वर्ड टू वर्ड समझ लेते हैं देन दैट इज गुड एंड दैट इज गुड एनफ। अपना काम बहुत अच्छे से चल सकता है। लेकिन 11th एफोरिज्म तक पढ़ते पढ़ते हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। हमें समझ में आने लगता है कि होम्योपैथी का मतलब क्या है, इस पैथी का, इस वे ऑफ ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, ये हमें समझ में आना शुरू हो जाता है। एंड 11th एफोरिज्म ऑनवर्ड, आगे के एफोरिज्म्स में हम जो जर्नी करते हैं वो जर्नी रेगुलर हमें इस तरह के नए-नए एक्सपीरियंसेस देती है, इस तरह के नए-नए हथियार देती है जो हमारी जो फाइट है डिजीजेस के प्रति, हमारी जो फाइट है कि हमें ह्यूमैनिटी को डिजीज फ्री करना है, उस फाइट में हमारे वो हथियार बहुत काम आते हैं। और हर एफोरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख, एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है कि हाउ टू प्रैक्टिस होम्योपैथी एंड हाउ नॉट टू प्रैक्टिस होम्योपैथी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं 12th एफोरिज्म। फ्रेंड्स, 11th एफोरिज्म तक आपने जो कुछ देखा है उसको वापस से बार-बार रिवाइज करते रहिए। 11th एफोरिज्म तक आप एक लेमैन की तरह पढ़ते हैं, चल जाता है, लेकिन 11th एफोरिज्म तक आते-आते आपको एक सीरियस फिजिशियन की तरह सोचना होता है। आपको एक फिजिशियन की तरह सोचकर उसके बाद में आगे बढ़ना है। तब आप अच्छी तरह से समझ पाएँगे कि ये एफोरिज़्म क्या कहना चाहते हैं और आप इन एफोरिज़्म को अप्लाई कैसे करोगे। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। मैं रीड करता हूँ, बी विथ मी, मेरे साथ-साथ रीड करते रहिए और समझते रहिए। It is the morbidly affected vital energy alone that produces disease. So that the morbid phenomena perceptible to our senses express at the same time all the internal change, that is to say, the whole morbid derangement of the internal dynamics. In a word, they reveal the whole disease. Consequently, also the disappearance under treatment of all the morbid phenomena and of all the morbid alterations that differ from the healthy vital operations certainly affects and necessarily implies the restoration of the integrity of the vital force and therefore the recovered health of the whole organism. हम जब फर्स्ट ईयर में थे तो हाँ, ये एज़ अ मज़ाक का पार्ट है ये, कि जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हम ये सोचते थे कि एक चीज़ हमें सपोज़ करनी पड़ेगी कि सपोज़ वाइटल फ़ोर्स होती है। नहीं, सपोज़ करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। 11th एफोरिज़्म अगर आप फिर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सपोज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि वाइटल फ़ोर्स होती है। देखो अ, मेरे मेरा लैरिंक्स वही है, ठीक है? मेरे वोकल कॉर्ड वही हैं, लेकिन अच्छा, उसके बाद में मेरे जो नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स हैं, वही हैं। लेकिन मैं चाहूँ तो हँस के भी बात कर सकता हूँ आपसे और मैं चाहूँ तो उदासी से भी बात कर सकता हूँ आपसे। क्या ये हँसी और ये उदासी कहीं एक्सिस्ट कर रही है क्या? आई मीन टू से दैट
इस हँसी और उदासी का जो एग्जिस्टेंस है, क्या वो मटेरियल है क्या? वोकल कॉर्ड का एग्जिस्टेंस मटेरियल है। आपकी नर्व्स का एग्जिस्टेंस मटेरियल है ना? हर चीज़ का जो आपकी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, उनका एग्जिस्टेंस मटेरियल है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एक ह्यूमन बीइंग सिर्फ मटेरियल है। क्योंकि अगर हम ये कह सकते होते, तो मैं आपसे किस तरह से बात करूँगा, हँस के बात करूँगा, रो के बात करूँगा, गमगीन होके बात करूँगा, विचारहीन होके बात करूँगा, विचारों में खोया-खोया बात करूँगा, किस तरह से बात करूँगा, ये जो चीज़ है, इसका एग्ज़िस्टेंस भी आप मुझे मटेरियली दिखा सकते, जो कि पॉसिबल नहीं है। यही जो इमैटेरियल चीज़ है, यही जो ड्राइव है, जो आपको ऐसा करने के लिए फ़ोर्स देती है। ये जो फ़ोर्स है, जिस फ़ोर्स के साथ आप अपनी बात रखते हो या आप अपना काम करते हो, वही फ़ोर्स वाइटल फ़ोर्स है। फ्रेंड्स, पहले भी हम ये समझ चुके हैं कि 11th एफ़ोरिस्म में हमने ये समझा था कि आपने लास्ट अगर फुटनोट देखा हो मेरा 11th एफ़ोरिस्म का जो फुटनोट है, जो मैंने समझाया है, उस फुटनोट में ये था कि देखो, कहने को ये बहुत छोटी-सी बात है, लेकिन अगर इस वर्ड का, इस सेंटेंस का आप डायसेक्शन करो, तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत छोटी-सी बात नहीं है। मुझे आपसे कुछ कहना है और मैंने ऐसे हैंड रेज़ किया, तो ये हैंड रेज़ जो हुआ, ये किसी लीवर से नहीं हुआ। मतलब ऐसे पड़ा था और एक लीवर आया और उसने ऐसे हाथ को उठाया और हैंड रेज़ हुआ हो, ऐसा नहीं था। है ना? ये कैसे हुआ? ये मेरी विल की वजह से हुआ। विल मतलब इच्छा। इच्छा एग्ज़िस्ट करती है। पहले आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझनी होगी, तभी आप 12th एफोरिज़्म के आगे समझ पाएँगे। आई मीन टू से दैट 11th एफोरिज़्म के आगे समझ पाएँगे। आपको ये समझना होगा कि मैन इज़ कंसिस्ट ऑफ विल प्लस हिज़ फिज़िकल बॉडी। आप अगर विल को हटा देंगे, सिर्फ़ फिज़िकल बॉडी को स्टडी करेंगे, तो आप एक एलोपैथ हैं। अगर आप विल प्लस फिजिकल बॉडी को अंडरस्टैंड करते हैं, तो ही आप एक होम्योपैथ हैं। आप विल को डिनाई करके अगर स्टडी करोगे, तो आप एक एलोपैथिक डॉक्टर बन जाओगे और आप विल को प्लस करके फिजिकल बॉडी के साथ प्लस करके फिर स्टडी करोगे, तो आप होम्योपैथ बनोगे। विल का मतलब होता है विल और अंडरस्टैंडिंग जो होती है, ये दोनों चीज़ें इंसान की एक डायनेमिक प्लेन वाली बात है। एक डायनेमिक चीज़ है ये और ये डायनेमिक चीज़ को अगर आप किसी वर्ड में समझना चाहते हैं, तो उसको आप एनर्जी कहिए। आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि एनर्जी जैसी चीज़ भी होती है। ठीक है? अब एफोरिज्म 12 में ये कह रहे हैं कि ये जो आपकी एनर्जी है, जिस एनर्जी से आप चल रहे हो, ये एनर्जी इट इज़ द मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल एनर्जी। जिस एनर्जी से आप बैलेंस में चल रहे थे, वो एनर्जी अफेक्ट होती है जब मॉर्बिडली। लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड केयरफुली कि जब ये एनर्जी जिस एनर्जी से हम बैलेंस में चल रहे थे, ये जब मॉर्बिडली अफेक्ट होती है, तो ये डिजीज प्रोड्यूस करती है एलोन। ये ही डिजीज प्रोड्यूस कर सकती है। मतलब ये कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी डिजीज है, तो उस डिजीज को प्रोड्यूस करने के लिए आपकी वाइटल एनर्जी पे अफेक्शन आना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है।
और जैसे ही वाइटल एनर्जी पे अफेक्शन आएगा तो क्या होगा, सो दैट द मॉर्बिड फिनोमेना परसेप्टिबल टू आवर सेंस एक्सप्रेस द सेम टाइम ऑल द इंटरनल चेंज, दैट इज टू से द होल मॉर्बिड डिरेंजमेंट ऑफ द इंटरनल डायनेमिक्स। और जैसे ही ये चीज होगी, मतलब एक एनर्जी आई, उसने आपकी वाइटल एनर्जी को मॉर्बिडली अफेक्ट किया, और उसको जब मॉर्बिडली अफेक्ट किया तो क्या होगा, सारे के सारे मॉर्बिड डिरेंजमेंट्स, होल मॉर्बिड डिरेंजमेंट जो होगा इंटरनल डायनेमिक्स का, वो अपने आप को परसेप्ट करेगा एक्सटर्नली। इंटरनल चेंज होंगे कुछ, कुछ आपको एक्सटर्नल चेंज होंगे जो कि आप अपने सेंसेस के द्वारा उनको देख पाओगे। इन अ वर्ड दे रिवील द होल डिजीज, और एक वर्ड में हम ये कहें कि यही पूरी की पूरी डिजीज है। कंसिक्वेंटली ऑल्सो, अब देखो, वाइटल आपकी जो एनर्जी थी जिसने आपको बैलेंस में रख रखा था, उस एनर्जी को एक चीज ने, किसी चीज ने मॉर्बिडली अफेक्ट किया, और जैसे ही उसको अफेक्ट किया तो क्या हुआ, आपके अंदर आपकी फिजिकल बॉडी में कुछ चेंज होने लगे, इंटरनल चेंज, एक्सटर्नल चेंजेस, उनको आपने अपने सेंसेस से रिवील किया, और वो टोटल, और वो जो टोटलिटी है वो आपकी डिजीज है। ठीक है। सॉरी। अब consequently also the disappearance under treatment of all morbid phenomena and of all the morbid irritation that differ from the healthy vital operations certainly affects and necessarily implies the restoration of the integrity of the vital force and therefore the recovered health of the whole organism। देखो, यहां तक हम समझ गए कि डिजीज क्या है। अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ कि अगर आप इस डिजीज को, मतलब सारे के सारे वो मॉर्बिड अल्टरेशंस, ठीक है, जो आपके हेल्दी वाइटल ऑपरेशन से डिफर थे, वो सारे के सारे मॉर्बिड फिनोमिना जो कि आपके हेल्दी वाइटल ऑपरेशन से डिफर थे, उनको ठीक करना, उनकी इंटीग्रिटी को रीस्टोर करना, और उनकी इंटीग्रिटी अगर रीस्टोर हो गई तो इसका मतलब वाइटल फोर्स जो है वो रीस्टोर हो गई, और जब वाइटल फोर्स रीस्टोर होगी तभी जो है पूरा ऑर्गेनिज्म रिकवर होगा, उसकी हेल्थ रिकवर होगी। आप समझे बात को? आपने पेड़ में पानी दिया और फल लगा, फल सूख रहा है, तो आपको पेड़ में पानी देना है, उसको पॉलिश नहीं करना है। और आपने पेड़ में पानी दिया और फल अगर सही हो गया तो इसका मतलब पेड़ की वाइटल एनर्जी रिस्टोर हो चुकी है। अगर आपने पेड़ को पानी दिया और फल वापस से सही होने लग गया तो इसका मतलब पेड़ की वाइटल एनर्जी रिस्टोर हो चुकी है। अब पहले भी जैसे मैं बता चुका हूँ, जैसे ये जो एफोरिज्म्स होते हैं, जैसे ये वाला जो ये वन लिखा हुआ है ना, ठीक है, एफोरिज्म्स में जगह जगह पर आपको कहीं पर वन, कहीं टू ये मिलेगा। ये वन का मतलब ये है कि ये जो लाइन में, इस लाइन में जो ये वर्ड डिजीज यूज हुआ है, इसके रेफरेंस में डॉक्टर हेनीमैन कुछ बताना चाह रहे हैं, तो वो वन जो है ये यहाँ पर लिख के इन्होंने फुट नोट जो है यहाँ पर लिख दिया है, इसका मीनिंग है ये। ठीक है, हम ये पढ़ते हैं, मतलब डिजीज प्रोड्यूसेस डिजीज, इसका क्या मतलब है। तो डॉक्टर हनीमैन क्या कह रहे हैं, how the vital force causes the organism to display morbid phenomena, that is how it produces diseases. It would be of no practical utility to the physician to know, and will forever remain concealed for him. Only what is necessary for him to know the disease and what is fully sufficient for enabling him to cure it has the Lord of life revealed to his senses। देखो क्या कहा है कि, मतलब अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई जैसे वाइटल फोर्स ने डिजीज पैदा की, कैसी डिजीज पैदा की, मुझे ये दिखा तो नहीं। मुझे तो यही दिखा
कि उसने कुछ खाया और वो एसिडिक था, उस एसिडिक खाने की वजह से इसके पेट में घाव हो गए। मुझे तो ये एसिड दिखा और ये घाव दिखा। तो डॉक्टर हनीमैन क्या कह रहे हैं? अब ये मटेरियल थिंकिंग है। विदाउट इंक्लूडिंग द विल एंड विदाउट विदाउट इंक्लूडिंग विल एंड अंडरस्टैंडिंग, ये मटेरियल थिंकिंग है। और अगर आप मटेरियल थिंकिंग के हिसाब से देखते हो, तो आप एक एलोपैथिक डॉक्टर हो। देखो, कोई बुरा नहीं है। ना एक एलोपैथिक डॉक्टर बुरा है, ना होम्योपैथिक डॉक्टर बुरा है, ना आयुर्वेदिक डॉक्टर बुरा है। हर इंसान की हर इंसान की इम्पोर्टेंस उसकी जगह पर है। हर पैथी की इम्पोर्टेंस उसकी जगह पर है। ठीक है? और अगर आपको ये लगता है कि आपको एक होम्योपैथिक डॉक्टर बनना है, आप डिजीज को होम्योपैथिकली ट्रीट करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको विल और अंडरस्टैंडिंग को उसको फिजिकल के साथ जोड़ के देखना पड़ेगा। आफ्टर बिकमिंग अ होम्योपैथिक डॉक्टर और आफ्टर अ, मतलब आप अपना व्यू जो है एक होम्योपैथिक फिजिशियन की तरह जब बना लेते हो कि हाँ, आपको होम्योपैथिकली ही पेशेंट को ट्रीट करना है, तो उसके बाद इस चीज को समझो कि वाइटल फोर्स किस तरह से डिजीज क्रिएट कर रहा है। इस पूरे के पूरे फिनोमिना को देखना, ये प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है फिजिशियन के लिए। अगर ये कंसील्ड रहता है, तो उसको उसकी कोई दिक्कत नहीं करनी चाहिए। उसको क्या करना है? उसको ये करना है, व्हाट इट इज़ नेसेसरी फॉर हिम टू नो ऑफ द डिजीज़। उसको डिजीज़ पूरी देखनी है, व्हाट इज़ फुली सफिशिएंट फॉर हिम, इनेबलिंग हिम टू क्योर इट। आपको सिम्पटम टोटलिटी पूरी देखनी है, और ये जो सिम्पटम टोटलिटी होगी, यही काफ़ी है आपको आपके पेशेंट को ठीक करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आगे मिलते हैं अपन 13th एफोरिज्म पढ़ेंगे कल, ठीक है? आपको किसी तरह का कोई डाउट हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे एनर्जी देगा ये। और मेरी जो विल है, मेरा जो वाइटल फोर्स है, वो और और अच्छे से वो फीड होगा, वो पॉजिटिव एनर्जी आपको फीड करती है, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, बाय।